शिक्षा वाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्ते बच्चों, लीजिए आपकी मनीषा दीदी हाजिर है लेकर आपके प्यार इसी प्रोग्राम शिक्षा वाणी को। आप लोग मुझे पता है कि बहुत समय के पाबंद हैं, सभी लोग अपने अपने रेडियो सेट के आगे आकर बैठ गए हैं और उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि आज हम आपको अपने कार्यक्रम में क्या क्या सुनवाने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमेशा की तरह मीना की कहानी नए दोस्त, और उसके बाद कक्षा 6 के विद्यार्थी सुन पाएंगे विषय संस्कृत रुचिरा भाग 1 का पाठ 4 विद्यालयः, और फिर बारी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की, विषय विज्ञान का पाठ सुनेंगे वो 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण भाग 1। तो भाई सबसे पहले आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए सुनते हैं मीना की कहानी नए दोस्त। दोस्त बनाना अच्छा लगता है ना? तो चलिए सुनते हैं कि मीना ने कौन से नए दोस्त बनाए या क्या आज की कहानी में उसने हमें सिखाया। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मीना से मिलके मजा आता है ना? क्या कहा? तुम सब दोस्त मिलके ये प्रोग्राम सुनते हो? भाई वाह! जब दोस्त साथ में हो तो सचमुच बड़ा मजा आता है। पता है मीना का भी एक नया दोस्त बना है, कृष्णा। पिछले हफ्ते ही कृष्णा पास के गांव से यहाँ अपने मामा के घर रहने आया है और उसने मीना के स्कूल में दाखिला भी ले लिया है। कृष्णा छोटी उम्र में पोलियो का शिकार हो गया था, इसलिए उसका एक पैर खराब है और वो अब बैसाखियों के सहारे चलता है। वो देखो, मीना कृष्णा को अपने साथ स्कूल जाने के लिए बुला रही है। कृष्णा, कृष्णा, जल्दी करो, स्कूल को देर हो रही है। क्या हुआ कृष्णा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा मीना। क्या? लेकिन क्यों? आखिर बात क्या है? स्कूल में क्या कृष्णा? बोलो। स्कूल में कुछ लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं? मैं ठीक से चल नहीं पाता ना, इसलिए, और बाकी बच्चे मेरे साथ खेलने में भी कतराते हैं। ऐसी बात नहीं कृष्णा, मैं तो मेरे पिछले स्कूल में सभी मेरे दोस्त थे, कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाता था। मैंने सोचा था कि यहाँ पे भी सभी मेरे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन तुम जाओ मीना, वरना तुम्हें बेकार में देर हो जाएगी। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन मीना, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। हाँ, लेकिन वो लड़के। तुम सिर्फ कुछ शरारती लड़कों की वजह से स्कूल जाना कैसे छोड़ सकते हो कृष्णा? और फिर अभी तो तुम्हारा स्कूल में ये सिर्फ तीसरा दिन है। देखना, धीरे धीरे सभी मेरी तरह तुम्हारे पक्के दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बन जाएंगे, हरी मिर्च खाएंगे। काश ऐसा हो सकता। ऐसा होगा कृष्णा, ऐसा होगा, तुम खुद देखना। ऐसा होगा या नहीं मुझे ये तो पता नहीं मीना, लेकिन एक बात पता है, जब तक वो दीपू मेरा मजाक उड़ाना नहीं छोड़ेगा, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। देखो कृष्णा, मैं दीपू को जानती हूँ, थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैं दीपू से इस बारे में बात करूँगी, और अगर वो फिर भी नहीं माना तो तुम बहन जी से उसकी शिकायत कर देना। नहीं मीना, मैं बहन जी से किसी की शिकायत नहीं करूँगा। क्यों? सारे मुझको शिकायती टट्टू कह के और चिढ़ाएंगे। ओह, तो फिर तुम एक काम करो, खुद दीपू से बात करो। दीपू से? हाँ बाबा, दीपू से। चलो अब स्कूल चलो। अरे अब चलो भी। ठीक है, चलो।
अरे कृष्णा, इतना तेज मत चल यार, किसी से टकरा गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दीपू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि कृष्णा ठीक से चल नहीं सकता, फिर भी तुम तो बुरा मान गई मीना, मैं तो मजाक कर रहा था। इसे मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना कहते हैं। कमियां हम सब में होती हैं दीपू, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। हमें तो एक दूसरे की खूबियों को समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। बोलो, अब चुप क्यों हो? चलो कृष्णा। भाई वाह, क्या बात कही है मीना ने। कमियां तो हम सभी में होती हैं, लेकिन जहां हम में कुछ कमियां हैं, वहीं कुछ खूबियां भी हैं। काश दीपू भी ये बात समझ सकता। वो तो मजे से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। आओ जरा देखे तो। जल्दी भाग, जल्दी भाग। डोरन, डोरन, दीपू, जल्दी से गेंद उठा के फेंक। ये ले सुनील, कैच कर। हम फिर जीत गए। क्या यार दीपू, कभी तो गेंद ढंग से फेंका कर। हर बार तेरी फेंकी हुई गेंद विकेटों के बजाय झाड़ियों में जाके गिरती है। मैं लेके आता हूँ। कहाँ गई गेंद? ये दीपू भी ना कभी गेंद सीधी नहीं फेंक सकता। मेरी भी कुछ आशाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। अरे, ये तो कृष्णा है। कितने बढ़िया तरीके से कविता पढ़ रहा है ये। वहाँ जाके देखता हूँ। मेरी भी कुछ आशाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। अब तो बस ये उम्मीदें ही सच्चे साथी अपने हैं। सोच में हूँ कुछ गुमसुम सा हूँ, सोच में हूँ कुछ गुमसुम सा हूँ। गौर से देखो मैं तुम सा हूँ। वाह, कितनी सुंदर कविता है। वाह, ये कृष्णा तो कमाल का लड़का है यार। अबे सुनील, गेंद मिली या नहीं? सुनील, जल्दी कर यार। दीपू, मोनू, याओ जल्दी। यूँ तो सभी दोस्त हैं मेरे, फिर क्यों लगे पराए हैं? फूल है जो दिल के आंगन में, क्यों सारे मुरझाए हैं? बदले मौसम में गुमसा हूँ, गौर से देखो मैं तुम सा हूँ। है ना कमाल? हाँ यार। है? इसमें कमाल की क्या बात? किताब में से कविता ही तो पढ़ रहा है, और क्या? चुप कर दीपू, सुनने देना। कौन है वहाँ? मैं हूँ मीना। अरे सुनील, मोनू, दीपू, कृष्णा, हमने तुम्हारी कविता सुनी। सचमुच बहुत अच्छी कविता है। कौन सी किताब है ये? नई कविताएं मेरे बाबा मेरे लिए शहर से लाए थे। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या हम भी यहाँ बैठकर ये कविता सुन सकते हैं? हाँ हाँ सुनिए, क्यों नहीं। आओ 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 मोनू। तुम भी आओ ना दीपू। आ जाओ दीपू। अब ठीक है ना कृष्णा? पहले ये कविता सुनने वाली अकेली मैं थी, और अब मेरे साथ दीपू, सुनील और मोनू भी तुम्हारी कविता का आनंद लेंगे। सुनाओ ना कृष्णा। लगती इस दुनिया की बातें मकड़ी के जालों से हैं, छोटी छोटी ये घड़ियां भी क्यों लगती सालों से हैं। इन्हीं सवालों में गुमसा हूँ, इन्हीं सवालों में गुमसा हूँ। गौर से देखो मैं तुम सा हूँ। बहुत अच्छी कविता पढ़ी तुमने कृष्णा। अब हमें चलना चाहिए, शाम होने वाली है। आओ कृष्णा। और शाम होते ही सब दोस्त चले अपने अपने घर। अपनी प्यारी मीना ने कृष्णा को अपना हाथ देकर उसे उठने में मदद की। आगे सुनते हैं ये नए दोस्त क्या बात कर रहे हैं। कृष्णा, या जब अगली बार इस किताब में से कोई भी कविता पढ़ो तो हम सबको जरूर बुलाना। बिल्कुल सुनील, और हम तुम्हें अपने साथ क्रिकेट खेलने बुलाएंगे। अगर मैं तुम सबकी तरह भाग दौड़ सकता तो जरूर तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता। तुम गेंद पकड़ के फेंक तो सकते ही हो कृष्णा, कम से कम मेरी तरह गेंद को हर बार झाड़ियों में तो नहीं फेंकोगे ना। एक बात और कृष्णा। हाँ बोलो दीपू। मुझे माफ कर दे यार। क्या दीपू, यार भी कहते हो और माफी भी मांगते हो? अरे वाह, मैं तो सोचती थी कि किताबें सिर्फ ज्ञान बढ़ाती हैं। आज पता लगा कि किताबें दोस्त भी बनाती हैं। भाई ये बात तो सही कही मीना ने।
किताबें सचमुच हमारे लिए ज्ञान के न जाने कितने दरवाजे खोलती हैं। आप सब भी पढ़ते हैं ना किताबें? फिर ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हैं। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बात सही है मेरी, तुम मानो ना मानो। अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। भाई वाह, गीत तो अच्छा लिखा है मीना और मिट्ठू ने। अब सुनते हैं यही गीत संगीत के साथ। बात सही है मेरी, तुम मानो ना मानो, सबके अंदर छुपी है एक खूबी पहचानो। बात सही है मेरी, तुम मानो ना मानो, सबके अंदर छुपी है एक खूबी पहचानो। किसी की खूबी नाचना, किसी की खूबी गाना, किसी की खूबी होती हवा में बात बनाना। कोई सोए कोई जागे, कोई बैठे कोई भागे, कोई पीछे कोई आगे, ला 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 ला। बात सही है मेरी, तुम मानो ना मानो, सबके अंदर छुपी है एक खूबी पहचानो। बात सही है मेरी, तुम मानो ना मानो, सबके अंदर छुपी है एक खूबी पहचानो। किसी की खूबी लिखना, किसी की खूबी पढ़ना, किसी की खूबी होती जंग में जाके लड़ना। कोई नाचे कोई गाए, कोई खिलाए कोई खाए, कोई आए कोई जाए, ला 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 ला। बात सही है मेरी, तुम मानो ना मानो, सबके अंदर छुपी है एक खूबी पहचानो। बात सही है मेरी, तुम मानो ना मानो, सबके अंदर छुपी है एक खूबी पहचानो। गाना तो बड़ा मजेदार था। अब वक्त है खेलने का। चलो देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। शाबाश, आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु का नाम बताएंगे। बिल्कुल सही। तो आज का अक्षर है ल। सबसे पहले बताओ ल से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। लता मंगेशकर। शाबाश मीना। और लता मंगेशकर जी की खूबी क्या है? गाने गाना। बिल्कुल सही। तुम्हें पता है कि लता जी को सुर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहन जी मैं बताऊं लता मंगेशकर जी कैसे गाती हैं? हाँ हाँ राजू। मेरे ख्वाबों में जो आए, आकर मुझे छेड़ जाए। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी क्लास में एक छोटा सा गायक भी है। चलो अब ल से किसी जानवर का नाम बताओ। लंगूर। शाबाश बच्चों। पता है हिंदी और मराठी में सफेद लंगूर को हनुमान लंगूर भी कहा जाता है और आसाम और बंगाल में लोग इन्हें सिर्फ हनुमान के नाम से पुकारते हैं। अब ल से शुरू होने वाली कोई चीज। लस्सी, लोटा, लालटेन। शाबाश। और जगह। लक्षद्वीप। शाबाश मीना। और लक्षद्वीप है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल ठीक। मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया जी। तो कैसे रही आज की कहानी और खेल? आज मैंने तो बहुत कुछ नया सीखा। और दोस्तों आपने? अब अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अभी सभी साथी सुन रहे थे मीना की कहानी
नए दोस्त। भाई देखो, मीना ने नए दोस्त को कैसे अपनाया और दीपू की शरारत को भी उसने पूरी तरह से दूर कर दिया। दोस्तों, ऐसा होता है जब नए बच्चे स्कूल में आते हैं तो दूसरे बच्चे उनके साथ बुलिंग करने लगते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबको अपने साथ लेकर के चलना है। वो तो बेचारे वैसे डरे हुए होते हैं, नया विद्यालय, नए बच्चे, नए अध्यापक अध्यापिकाएं। तो आप तो नहीं करेंगे ना ऐसा? नहीं करेंगे। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए सुनते हैं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 1 का पाठ 4 विद्यालय। और आपके आज के अध्यापक जी हैं महेश कुमार दवे। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा है। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान प्रदेश में कक्षा 6 में तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत विषय का चयन करने वाले विद्यार्थियों का कक्षा में स्वागत है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से हमारे अंदर संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, मधुर व्यवहार, सदाचार, उन्नत विचार, सादगी, प्रकृति प्रेम, विनम्रता एवं वाणी में निखार आता है। सभी विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। वहीं से हमारी शिक्षा जीवन की नई शुरुआत होती है। विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग में से चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विद्यालय अर्थात स्कूल। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ में चित्रों के माध्यम से पठन का परिचय कराया गया है। यहाँ सर्वप्रथम हम प्रयुक्त इन शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, जैसे एषः अर्थात यह, अत्र यहाँ, शिक्षका गुरुजन अथवा अध्यापक जी, शिक्षिकाः अध्यापिकाएं, च और संति हैं। यहाँ संति बहुवचन के लिए प्रयोग लिया जाता है। अस्ति का तात्पर्य भी है, लेकिन यह एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। विद्यार्थियों, यहाँ यह भी समझ लेते हैं कि ऐसा शब्द एक वचन के लिए है और पुल्लिंग के समय प्रयुक्त होता है। ऐसा शब्द बहुवचन या स्त्रीलिंग के समय प्रयुक्त होता है तथा एतानी बहुवचन एवं नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। विद्यार्थियों, आपके समक्ष एषः, एषा, एतानी शब्द पठन में आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कठिन शब्दार्थ समझने के पश्चात पाठ का प्रथम पद हम पढ़ते हैं। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है अर्थात यह स्कूल है। अत्र छात्राः शिक्षिकाः, इसका अर्थ है यहाँ विद्यार्थी व गुरुजन हैं। शिक्षिकाः च सन्ति, अध्यापिकाएं भी हैं। शाबाश विद्यार्थियों, अब हम पाठ के दूसरे पद के कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लेते हैं, जैसे संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर, प्रयोगशाला जहाँ प्रयोग करने के उपकरण रखे जाते हैं। ऐसा यहाँ, एतानी ये सारे, अस्ति हैं, ये शब्द एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा। संति का अर्थ भी इसमें है, ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त होगा। अब आइए वाक्यों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति अर्थात यहाँ कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानी संगणक यंत्राणि सन्ति अर्थात ये सारे संगणक यंत्र कंप्यूटर हैं। अब आइए हम पाठ के तीसरे भाग की तरफ बढ़ने से पहले इन कठिन शब्दों के अर्थ भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जैसे एतत, यह। एतत शब्द बहुवचन पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अस्माकम अर्थात हमारा। विद्यालयस्य का तात्पर्य विद्यालय का। उद्यानम बगीचा, पुष्प फूल। संति अर्थात हैं। वयम हम सब। अत्र यहाँ। क्रीडामः अर्थात खेलें।
च और पठामः पढ़ें। पाठ में प्रदत्त वाक्यों का अर्थ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति। तात्पर्य, बगीचे में पुष्प भी हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, आइए हम सभी यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ के अगले भाग में अर्थात चौथे भाग में दो विद्यार्थियों ऋचा तथा प्रणव के बीच बातचीत का वर्णन है। आइए सर्वप्रथम यहाँ भी हम कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तव अर्थ है तुम्हारा, किमः क्या, ममः मेरा, कुत्र कहाँ, पठसि पढ़ती हो, अहम मैं, अत्र यहाँ, इदानीम अब इस समय, आवाम हम दोनों, स्वः हैं, मित्रे साथी दोस्त या कह सकते हैं फ्रेंड्स। ऋचा कहती है तुम नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। विद्यार्थियों, इस भाग में आगे का वाक्य प्रणव कहता है मम नाम प्रणव, तुम नाम किम, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, तुम कुत्र पठसि। ऋचा जवाब देती है मेरा नाम ऋचा है। साथ ही प्रणव से पुनः पूछती है तुम कहाँ पढ़ते हो। अहम अत्र एवं पठामि। प्रणव भी पुनः कहता है मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा पुनः कहती है अहम अपि अत्र एवं पठामि। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, मैं भी यहाँ इसी विद्यालय में पढ़ती हूँ। इस प्रकार से अब इस समय हम दोनों कक्षा में परस्पर मित्र हैं। आइए विद्यार्थियों, मैं आपको इसी पाठ के आगे के भाग की ओर लिए चलता हूँ, किंतु यहाँ भी हम कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं, जिससे पाठ विस्तार में आसानी रहेगी। विद्यार्थियों, इस भाग में शिक्षक व विद्यार्थियों का परस्पर संवाद अर्थात बातचीत समझाई गई है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से अपन समझने का प्रयास करते हैं। यूयम अर्थात तुम सब, कुरुथ कर रही हो, वयम अर्थात हम सब, गच्छामः जा रही है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, गम धातु से अर्थात गच्छ का अर्थ जाना है। गच्छाम शब्द उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। आगे कुत्र कहाँ, सभागारम सभा कक्ष अर्थात ऑडिटोरियम। यहाँ विद्यालय में हम इसे बड़ा पढ़े का कमरा ऑडिटोरियम को कह सकते हैं। युष्माकम अर्थात तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, संति हैं। विद्यार्थियों, यहाँ संति शब्द बहुवचन प्रथम पुरुष के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अस्माकम अर्थात हमारा, अत्र से तात्पर्य यहाँ, किम का अर्थ क्या। प्रिय विद्यार्थियों, आइए पाठ के वाक्यों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरुतः। शिक्षिका छात्रों से कह रही है तुम सब क्या कर रही हो। छात्रा आचार्य वयम गच्छामः। छात्राएं कहती हैं गुरुजना हम सब जा रही हैं। शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छतः। शिक्षिका पुनः छात्रों से पूछती है तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्रा कहती है वयम सभागारम गच्छामः। हम सभी सभा कक्ष में जा रही है। शिक्षिका वापस कहती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। शिक्षिका छात्रों से पुनः संवाद कर रही है तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा कहती है अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, अर्थात हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पुस्तकानि शब्द बहुवचन प्रयुक्त होने से संति क्रिया काम में ली गई है। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ के अंतिम भाग की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कठिन शब्दों के अर्थ पठन पूर्व समझ लेना हमारे लिए लाभकारी रहेगा। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। युवाम तुम दोनों, किम अर्थात क्या, कुरुतः कर रहे हो। आचार्य गुरु अथवा शिक्षक, ये संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। आवाम
अर्थात हम दोनों। श्लोकम से तात्पर्य संस्कृत के सूत्र या श्लोक, न का तात्पर्य नहीं। लिखत अर्थात लिखना। विद्यार्थियों, यहाँ लिखित शब्द लिख धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। आगे लिखावह लिखना, पठाव पढ़ना, गायाव गाना। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, लिखाव, पठाव, गायाव शब्द भी मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप हैं, जो क्रमशः लिख, पठ व गाव धातु के रूप है। आगे चित्राणि चित्र को, अपि अर्थात भी, रचियाव रचना या निर्माण, बहुशोभनम बहुत अच्छा। विद्यार्थियों, इस पद में भी शिक्षक व विद्यार्थियों का संवाद है। आइए वाक्य अर्थ सहित समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक कहता है, छात्रों युवाम किम कुरुतः। शिक्षक छात्रों से कहते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों, आचार्य आवाम श्लोक गायावह। गुरु को संबोधित करते हुए कहते हैं, गुरुदेव हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं, शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखतः। शिक्षक कहते हैं, शोभनम अर्थात सुंदर, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। पुनः छात्र कहते हैं, आवाम लिखाव, पठावह, गायावह, चित्राणि अपि रचियावह। विद्यार्थी सामूहिक रूप से दोनों प्रत्युत्तर देते हैं, गुरुदेव हम लिखना, पढ़ना, गाना के साथ साथ चित्र निर्माण की रचना भी कर रहे हैं। शिक्षक कहते हैं, बहुशोभनम अर्थात बहुत अच्छा। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ पठन के उपरांत हम पाठ में आए प्रश्नों को हल करने के साथ कुछ शब्दों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में उच्चारण अभ्यास भी कर लेते हैं। पहले एक वचन, फिर दूसरा वचन, फिर बहुवचन। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, ममः, आव्यो, अस्माकं, त्वं, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान्। त्व एक वचन, युव्यो द्विवचन और युष्माकं बहुवचन। प्रश्न नंबर 2 की तरफ अपन बढ़ते हैं। निर्देश है, निर्देशानुसार परिवर्तन करना है, अर्थात उदाहरण में दिए गए निर्देश के अनुरूप शब्दों का निर्माण करना है। उदाहरण एक दिया गया है, यथा अहम पठामि, बहुवचने होता है वयम पठामः। अब एक वाक्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ, अहम नृत्यामि बहुवचने रूप है वयम नृत्याम। त्वम पठसि बहुवचने यूयम पठतः। युवाम क्रीडतः एक वचन में बदलना है, त्वम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि एक वचन में निर्माण करना है तो मम पुस्तकः। आवाम गच्छाव बहुवचन में निर्माण करेंगे तो होगा वयम गच्छामः। त्वम गृहम इसको द्विवचन में निर्माण करते हैं तो होगा युवयो गृह्यो। विद्यार्थियों, यहाँ आपको यह ध्यान देना होगा कि कर्ता जिस वचन विभक्ति का होगा, क्रिया भी उसी के अनुरूप प्रयुक्त होगी। आगे बढ़ते हैं। कोष्ठकात उच्चितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका अर्थ है, कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है रिक्त स्थानानि पठामि। शब्द है वयम, अहम, यहाँ प्रयुक्त होगा अहम। रिक्त स्थानानि गच्छतः। शब्द है युवाम, यूयम, यहाँ आएगा यूयम। एतत रिक्त स्थानानि पुस्तकम। शब्द है माम, मम, यहाँ प्रयुक्त होगा मम। रिक्त स्थानानि क्रीडनकानि। शब्द है युष्मान, युष्माकम, यहाँ रिक्त स्थान में प्रयुक्त होगा युष्मान। रिक्त स्थान छात्रे स्व। शब्द है वयम, आवाम, बच्चों, यहाँ प्रयुक्त होगा आवाम। ऐसा रिक्त स्थानानि लेखनी। शब्द है त्व, त्वाम, यहाँ प्रयुक्त होगा त्व। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है क्रियापदे वाक्यानि पूर्यतः। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, दिए गए पदों में से वाक्य पूर्ण करना है। जैसे मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, पठसि, धावामः, गच्छावः, क्रीडतः, लिखामि, पश्यतः। उदाहरण भी दिया गया है, यथा
अहम पठामि। अब प्रश्न को हल करते हैं। त्वम यहाँ प्रयुक्त होगा पठसी, आवाम यहाँ प्रयुक्त होगा गच्छावः, यूयम पश्यतः, अहम प्रयुक्त होगा लिखामि, युवाम प्रयुक्त होगा क्रीडतः, वयम चयन करना है धावामः। प्रश्न संख्या 5 की तरफ अपन बढ़ के हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है उच्चित पदे वाक्य निर्माणम कुरुतः। उच्चित पद कोष्टक में दिए गए हैं, इनका उचित रूप से चयन करके इस वाक्य को पूरा करना है। उदाहरण भी दिया गया है, ऐसा मम पुस्तिका। प्रश्न है एतत् रिक्त स्थानानि गृहम्, यहाँ प्रयुक्त होगा मम। दूसरा है मैत्री दृढ़ा, यहाँ प्रयुक्त होगा तव मैत्री दृढ़ा। फिर है एषः रिक्त स्थानानि विद्यालय, यहाँ प्रयुक्त होगा आवयो। वाक्य बनेगा ऐसा आवयो विद्यालय। आगे ऐसा रिक्त स्थानानि अध्यापिका, यहाँ प्रयुक्त होगा युवयो। वाक्य बनेगा ऐसा युवयो अध्यापिका। भारतम रिक्त स्थानानि देशः, प्रयुक्त होगा अस्माकं। वाक्य पूरा बनता है भारतम अस्माकं देशः। एतानि रिक्त स्थानानि पुस्तकानि, यहाँ बचा हुआ शब्द युष्माकं प्रयुक्त होगा। वाक्य बनेगा एतानि युष्माकं पुस्तकानि। अगला प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचनम पदम एवं बहुवचन पदस्य एक वचनम च लिखित। विद्यार्थियों, यहाँ एक वचन पद दिया हुआ है तो बहुवचन पद, और बहुवचन पद दिया हुआ है तो एक वचन पद। सामने लिखे पद को देखकर लिखना है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। यथा एषः अते, आगे सह वह, ते वे, ये एक वचन है और ते बहुवचन पुल्लिंग है। ता वह बहुवचन और इसका सा वह एक वचन स्त्रीलिंग के लिए। एता यानी यह एक वचन, ऐसा ह बहुवचन यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तुम का अर्थ तुम, ये एक वचन है। यूयम का अर्थ तुम सब, ये बहुवचन है। अस्माकम का अर्थ हमारा है, ये बहुवचन शब्द है। मम का अर्थ मेरा, ये एक वचन शब्द है। त्व से अर्थ तुम्हारा, ये एक वचन है। युष्माकम का अर्थ तुम सबकी, ये बहुवचन है। एतानी से तात्पर्य यह बहुवचन शब्द है, और एतद का अर्थ भी यह होता है, ये एक वचन है। इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन एवं बहुवचन से एक वचन पद का निर्माण कर सकते हैं। सर्वे विद्यार्थी जना अनेन प्रकारेण सम्यम अध्ययनेन भवन्तः परीक्षायाम उत्तमांके उत्तीर्ण भूत्वा प्रदेश गौरवम वृद्धयिष्यन्ते। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। अभी हमारे सभी साथी सुन रहे थे कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा भाग 1 का पाठ 4 विद्यालय। आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत किया महेश कुमार दवे ने और इसकी समीक्षा की मजहिर सुल्तान जई ने। और अब कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बारी। विषय विज्ञान के साथ पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण भाग 1। आपके अध्यापक जी हैं अनिल कुमार ढींगरा। प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, आप जानते होंगे कि विज्ञान विषय में अनेक शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है। आज के कालांश में हम रसायन विज्ञान से संबंधित अध्याय के बारे में जानेंगे। आपने अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी जब हम गर्मियों में अधिक ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वह फट जाता है। इसी प्रकार लोहे की वस्तु को नमी वाले वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उस पर जंग लग जाता है। आप यह भी जानते हैं कि भोजन को पकाया जाता है और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। बच्चों, हम देखते हैं कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। बच्चों, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बच्चों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 में इसी बारे में जानेंगे। अध्याय का शीर्षक है
रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हाँ बच्चों, एक बात और, आप अपने साथ अपनी एक अभ्यास पुस्तिका तथा एक पेन अवश्य रखें। अध्याय के दौरान आप प्रमुख बातों को उस पर नोट भी कर सकें। साथ ही कुछ गणितीय कार्य करने के लिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों का हल हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। परंतु बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि रसायन विज्ञान का कोई भी क्रियाकलाप या प्रयोग अध्यापक के सहयोग से सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जरा सी असावधानी से दुर्घटना अथवा शारीरिक हानि हो सकती है। बच्चों, हम 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमार्क से रगड़कर साफ कर लेंगे। अब इसे चिमटे से पकड़कर इसका दहन करेंगे। इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और वह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। बच्चों, इस तरह के कुछ अन्य क्रियाकलाप आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। इन क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है अथवा तापमान में परिवर्तन होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया मानते हैं। क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में इस रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्रियाकलाप के परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। आइए अब हम समझते हैं कि इस अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। मैग्नीशियम, इसके पश्चात प्लस का चिन्ह, ऑक्सीजन, उसके पश्चात तीर का चिन्ह और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। बच्चों, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। बच्चों, आप यह समझ गए ना कि शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। अभिकारक के मध्य योग अर्थात प्लस का चिन्ह लगाकर उसे शब्द समीकरण के बाएं भाग की ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग अथवा प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें शब्द समीकरण के दाएं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, जिसमें हम शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाते हैं। बच्चों, इसके लिए हमें रासायनिक तत्व व पदार्थों के सूत्र याद करने होंगे। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब हम रासायनिक समीकरण को लिखना सीखते हैं। इसके लिए हम पूर्व में किए गए क्रियाकलाप की अभिक्रिया को ही काम में लेते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण कर लेते हैं। हम पहले सीख चुके हैं कि किसी भी तत्व के रासायनिक सूत्र को लिखते समय प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर तथा शेष अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे यानी स्मॉल लेटर प्रयुक्त किए जाते हैं। मैग्नीशियम को कैपिटल एम, स्मॉल जी, ऑक्सीजन को ओ और नीचे की तरफ 2 तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र कैपिटल एम, स्मॉल जी, ओ कैपिटल होता है। इस अभिक्रिया के शब्द समीकरण मैग्नीशियम, प्लस का चिन्ह, ऑक्सीजन, तीर का चिन्ह, मैग्नीशियम ऑक्साइड में शब्दों के स्थान पर सूत्र काम लेने पर रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा। Mg प्लस O2, तीर का निशान MgO। Mg यानी मैग्नीशियम, उसके बाद प्लस का निशान, O2 अर्थात ऑक्सीजन, तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। बच्चों, तीर के निशान के दोनों ओर के तत्व के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करने पर हम देखते हैं कि ये बराबर नहीं है। समीकरण के नाम से ही आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि दोनों ओर की राशियां बराबर होनी चाहिए। तो हमारा यह समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो आइए अब हम इस समीकरण को असंतुलित अर्थात कंकाली समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में जानते हैं। अब हम एक अभिक्रिया को लेते हैं जिसमें जिंक Zn
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट ZnSO4 तथा हाइड्रोजन H2 बनाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। जिंक प्लस का चिन्ह, सल्फ्यूरिक एसिड तीर का चिन्ह, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हम इस शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में दर्शाएंगे तो वह इस प्रकार होगा। Zn यानी जिंक, फिर प्लस का चिन्ह, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर तीर का चिन्ह, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 अर्थात हाइड्रोजन। संक्षेप में हम इस समीकरण के बारे में सीख चुके हैं। बच्चों, अब हम दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ जिंक का एक एक परमाणु, हाइड्रोजन के दो दो परमाणु, सल्फर का एक एक परमाणु तथा ऑक्सीजन के चार चार परमाणु है। बच्चों, इस समीकरण के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसे समीकरणों को हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम एक असंतुलित समीकरण की सहायता से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। बच्चों, रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। Fe यानी फेरस प्लस H2O यानी जल, तीर का चिन्ह, Fe3O4 प्लस H2। बच्चों, इस असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेते हैं। Fe बाईं ओर हम देखते हैं 1 है और दाईं ओर 3 है। इसी तरह से H हाइड्रोजन की जब हम बात करें तो बाईं ओर 2 है और दाईं ओर भी 2 है। ऑक्सीजन O की जब हम बात करें तो बाईं ओर 1 है और दाईं ओर 4 है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि यह समीकरण जो है हमारा संतुलित नहीं है। बच्चों, अब हम सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। देखिए बच्चों, Fe3O4 में ऑक्सीजन के 4 तत्व हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन का चुनाव करते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 परमाणु है। इसलिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम अभिकारक में H2O को 4 से गुणा कर देते हैं। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्व तथा यौगिक के सूत्र को नहीं बदल सकते हैं। अब हमारा आंशिक संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। Fe प्लस 4 H2O, तीर का चिन्ह, Fe3O4 प्लस H2। बच्चों देखिए, हमने H2O को यहाँ से 4 से गुणा कर दिया। ध्यान से देखिए बच्चों, यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है, क्योंकि Fe तथा H परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है। अब हम इनमें से किसी एक तत्व H को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाएं ओर के हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 से गुणा कर देते हैं। तो बच्चों, अब हमारा समीकरण इस प्रकार होगा। Fe प्लस 4 H2O प्लस तीर का चिन्ह, Fe3O4 प्लस 4 H2। जांच करने पर हम देखते हैं कि Fe अभी भी असंतुलित है। दाईं ओर Fe 3 है, जबकि बाईं ओर Fe केवल 1 ही है। तीसरे तत्व Fe की संतुलित करने के लिए हम अभिकारक में से 3 से गुणा कर देते हैं। बच्चों, 3 से गुणा करने के पश्चात हमारा संतुलित जो रासायनिक समीकरण है वो इस प्रकार से हो जाएगा। 3 Fe प्लस 4 H2O, तीर का चिन्ह, Fe3O4 प्लस 4 H2। एक बार पुनः सुन ले बच्चों। 3 Fe प्लस 4 H2O, तीर का चिन्ह, Fe3O4 प्लस 4 H2। अब हम इस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों की जांच करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। तो बच्चों, अब यह समीकरण संतुलित है। बच्चों, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए कई बार उत्पादों, अभिकारक या उत्पाद के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक तथा उत्पाद के गैस होने पर उसे G से, द्रव लिक्विड होने पर उसे L से, जलीय होने पर उसे AQ से तथा ठोस होने पर उसे स्मॉल s से दर्शाया जाता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इनके माध्यम से आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का अभ्यास कर इसमें दक्षता अवश्य प्राप्त करें। आइए बच्चों, अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के
प्रकार के बारे में सीखते हैं। पिछली कक्षा 9 में हम सीख चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे पहला जो प्रकार है वह है संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, इस क्रियाकलाप से इसे समझते हैं। हम एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लेकर उसे धीरे धीरे जल में मिलाते हैं। अब हम बीकर को स्पर्श करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बच्चों, ऐसा कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण होता है। बच्चों, इस क्रियाकलाप की रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने में विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। बच्चों, यहाँ रोचक बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 एक ही है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बुझे हुए चूने के निर्माण के प्रयोग में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना तथा श्वसन क्रिया है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे हुई। तो बच्चों, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। कोयले का दहन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। बच्चों, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को हम कुछ प्रयोगों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक शुष्क प्रणाली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेकर उसे किसी बर्नर या स्पिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है तथा सल्फर के दहन से उत्पन्न विशिष्ट गंध भी हमें महसूस होती है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट जब हम देखते हैं तो ये जब हम इस अभिक्रिया को करते हैं, फेरस सल्फेट गर्म होता है तो गर्म होने पर फेरस सल्फेट जो है वो जल त्याग देता है और इसका क्रिस्टलीकरण हो जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोग हैं, परंतु इसका मुख्य उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को एक अन्य क्रियाकलाप के माध्यम से अधिक रूप से स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। हम एक प्लास्टिक का मग लेकर उसकी तली में 2 छेद करके रबड़ का डॉट लगाकर कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इस मग में इतना जल डालते हैं कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। अब इस जल में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। जल से भरी 2 परखनली लेकर उन्हें दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख देते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर बाद देखते हैं तो हम देखते हैं बच्चों कि दोनों इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि परख नली में जल धीरे धीरे पहले से कम हो गया है और उसके स्थान पर दोनों परख नली में गैस भर जाती है। बच्चों, हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि दोनों परख नली में गैस का आयतन अलग अलग है। बच्चों, अभी हम जलती हुई मोमबत्ती की सहायता से इन दोनों परख नली में भरी हुई गैस का परीक्षण करते हैं। पहली परख नली के मुंह पर मोमबत्ती ले जाने पर वह तेजी से जलने लगेगी। इसका मतलब उस परख नली में
ऑक्सीजन गैस है। दूसरी परख नली के मुंह पर मोमबत्ती ले जाने पर वह पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इसका मतलब उस परख नली में हाइड्रोजन गैस है। परिणाम प्राप्त होता है कि एक परख नली में ऑक्सीजन गैस है तथा दूसरी परख नली में हाइड्रोजन। बच्चों, इस प्रयोग में जल का विद्युत अपघटन होकर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इनके आयतन का अनुपात 1:2 होता है। बच्चों, इसके अतिरिक्त हम एक अन्य क्रियाकलाप के बारे में बात करते हैं जिसमें सूर्य के प्रकाश से श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम सेहत फोटोग्राफी में किया जाता है। इन क्रियाकलापों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में कोई तत्व अभिक्रिया के दौरान किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए विस्थापन अभिक्रिया को एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, हम लोहे के 3 या 4 कीले लेकर उन्हें अच्छी तरह से रेगमार्क की सहायता से साफ कर लेते हैं। अब हम A तथा B चिन्हित की हुई 2 परख नली लेकर दोनों में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। 2 कीलों को धागे की सहायता से परख नली B में लगभग 20 मिनट तक डुबाकर रखते हैं। 20 मिनट बाद दोनों कीलों को बाहर निकालकर तीसरी कील की तुलना करने पर हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट में डुबा कर रखी गई कीलों का रंग भूरा हो जाता है। अब दोनों परख नली में भरे कॉपर सल्फेट को देखते हैं तो हमें परिणाम प्राप्त होता है कि परख नली A की तुलना में परख नली B में कॉपर सल्फेट का रंग गहरे नीले से मलिन हो गया है। ऐसा लोहे तथा कॉपर सल्फेट के बीच हुई रासायनिक अभिक्रियाकरण होता है जो इस प्रकार है। Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 तीर का चिन्ह, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu कॉपर। इस अभिक्रिया में लोहे अर्थात आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। बच्चों, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में विस्थापन अभिक्रिया के अन्य कुछ उदाहरण भी दी गए, उन्हें भी आपको याद करना है। बच्चों, अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, इसे भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। हम एक परख नली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलयन तथा दूसरी परख नली में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लेते हैं। इन दोनों को मिला देते हैं। हम देखते हैं कि दोनों को मिलाने से एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। इस निर्मित पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बेरियम तथा सल्फेट की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया से एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण भी होता है जो विलयन में ही रहता है। यह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आसानी से आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, अगला प्रकार है अपचयन तथा उपचयन। बच्चों, इसके लिए हम क्रियाकलाप काम में लेते हैं। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करें तो हम देखते हैं कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड कॉपर के ऑक्सीजन के योग से बना है जिसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। 2 Cu प्लस O2 तीर का चिन्ह 2 CuO। बच्चों, 2 कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन तीर का चिन्ह कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो हम देखते हैं कि सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। बच्चों, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। इसी तरह जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए यह अपचयित हुआ। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन दोनों अभिक्रियाओं को अपचयन उपचयन के नाम से जानते हैं। इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस C तीर का चिन्ह Zn प्लस Cu। दूसरा उदाहरण है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl तीर का चिन्ह MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। बच्चों, एक बार पुनः समझ लें, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हुआ है तो उसमें से ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। बच्चों, अब हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के बारे में समझते हैं। आपने यह अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय बाद उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और आप सभी ये जानते हैं कि इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। बच्चों, आपने कुछ अन्य धातुओं में भी परिवर्तन देखा होगा
चांदी का रंग काला हो जाता है। तांबे के बर्तन पर हरी रंग की परत चढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संसारित होती है तथा इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। संसारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। लोहे का संसारण एक गंभीर समस्या है। संसारण के कारण खराब हुए लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। बच्चों, अंत में हम विकृत गंधितता के बारे में बात करते हैं। आपने अपने घरों में अक्सर देखा होगा कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक पड़ी रहती है, उसका स्वाद व गंध दोनों बदल जाते हैं तथा खाद्य सामग्री खाने योग्य नहीं रहती है। उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधिता हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद व गंध दोनों बदल जाते हैं। इनका उपचयन रोकने के लिए इसमें उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति कम हो जाती है। पता है बच्चों, चिप्स बनाने वाली कंपनी चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके और वो जल्दी खराब न हो। तो बच्चों, आज हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझा। अभी हमारी कक्षा 10 के विद्यार्थी सुन रहे थे विषय विज्ञान का पाठ 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण भाग 1। जितनी भी अभिक्रियाएं थी और जितने भी समीकरण थे उन सभी को अध्यापक जी ने बहुत ही सरलता के साथ विस्तारित रूप से समझाया। तो आपके अध्यापक जी थे अनिल कुमार ढींगरा और इसकी समीक्षा की थी डॉक्टर श्याम सुंदर सोलंकी ने। तो अब हम समय के पाबंद है ना, तो हमें समय पर ही कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मनीषा अरोड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्ते।